हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम एक नए तथ्य के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हैं, जो कि प्राचीन भारत की सबसे उन्नत सभ्यता के रूप में जानी जाती है, हड़प्पा सभ्यता। ये जो सभ्यता थी, संस्कृति और विज्ञान का एक अद्भुत संगम माना जाता है। यहाँ अब तक पाषाणकालीन सभ्यताओं से आगे बढ़कर ग्रामीण जीवन जीने के बाद इन लोगों ने आदिमानवों ने कैसे एक नगरीय सभ्यता का विकास किया था, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो सभ्यता रही, लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता मानी जा सकती है जो कि सर्वाधिक आधुनिक हुई करती थी, जहाँ की नगर योजना आज भी हैरान करने वाली है। यहाँ की जल निकासी व्यवस्था जो है वो आधुनिक शहरों से भी बेहतर थी। यहाँ की लिपि आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस प्रकार से इन्होंने जो कुछ लिपियाँ लिखी थी, जिसको आज भी पढ़ा जाना बहुत मुश्किल है, जहाँ से होने वाले व्यापार मेसोपोटामिया तक फैले थे। ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ का जो वर्ण समूह रहा है, वर्णों का जो समूह था, वो 400 अक्षरों के करीब का था। लगभग 2600 से 1900 ईस्वी तक फली फूली यह सभ्यता आज भी हमारे रहस्यों से हमें चकित करती रहती है, और नई नई चीज़ें आज भी देखने के लिए हमको यहाँ से मिलती रहती हैं। इस सभ्यता के जो खोज करता रहे हैं वो दयाराम साहनी जी रहे हैं। अब के समय में ये सभ्यता कुछ इस टीले नुमा में दिखाई देती है, जो कि परिवर्तित हो चुकी है समय के बदलने से। किसने इस सभ्यता में जान डाली थी, इसको खोज के इन तथ्यों को हमारे सामने प्रकट किया था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में, जो कि आज का पंजाब क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है, पहले ये भारत में हुआ करता था, तो हड़प्पा स्थल की जो खुदाई थी वो इसी स्थान पे हुई थी। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मिला, वहाँ पे हमको देखने के लिए वो मिलता है। किसने नेतृत्व किया था इसका? तो भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत दयाराम साहनी ने खुदाई का नेतृत्व किया था। इस खोज स्थल का कुछ इस प्रकार से लोगों ने यहाँ पे मिट्टियों को हल्के हल्के ब्रश की मदद से हटा के ऐसे अवशेषों को प्राप्त किया था। जो अवशेष हमको देखने के लिए मिले, यहाँ पे मुद्राएं देखने के लिए मिली, मातृ देवी की मूर्ति देखने के लिए, मिट्टी के बर्तन हमको देखने के लिए मिले, मनके और आभूषणों को भी यहाँ पे देखने के लिए हमको मिला, तांबे के औजार मिले, पकी ईंट देखने के लिए मिली। और अगर आगे हम देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से इस सभ्यता की महानता का पता चलता है, और हड़प्पा के नाम से ही इस हड़प्पा स्थल का नाम पड़ा। इस खोज में विश्व को एक उन्नत नगरीय सभ्यता के बारे में बताया, जो कि मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन हुआ करती थी। यहाँ के कुछ अवशेषों में हमको मेसोपोटामिया के भी कुछ मुहरे और कुछ वस्तुएं, धातुएं देखने के लिए हमको मिली थी। तो ऐसा माना जाता था कि ये जो सभ्यताएं रही हैं ये मेसोपोटामिया के समकालीन थी, और वहाँ से यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका स्थल का अगर हम मानचित्र देखते हैं तो ये सिंधु नदी की विस्तृत घाटी में फैली हुई थी। यह महान सभ्यता मानी जाती थी। अगर आज के समय में वर्तमान में हम देखते हैं भारत के राज्यों में, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसके आज भी कुछ अवशेष देखने के लिए हमको मिलते हैं। हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। यह सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का कुछ भाग और भारत के गुजरात, हरियाणा, पंजाब स्थित पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुआ करती थी। इस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। इस स्थल का जो पहचान था वो सप्त सिंधु के नाम से ये चर्चित था। आगे अगर हम इसको देखते हैं तो यह क्षेत्र उपजाऊ भूमि की जल उपलब्धता और व्यापार के मार्गों के कारण सभ्यता के विकास के लिए उपयुक्त थी। सर्वाधिक उपयुक्त सभ्यताओं में ये मानी जाती थी। और अगर हम इसको देखें तो सिंधु नदी और रावी नदी, झेलम नदी, चेनाब, ऐसी नदियों के, सहायक नदियों के आसपास ये सभ्यताएं फली फूली और आगे बढ़ी थी। और अगर हम आगे देखते हैं तो उत्तर में अफ़गानिस्तान के तक और दक्षिण में गुजरात के लोथल तक, पूर्व में हरियाणा राखी गढ़ी तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुकोटता तक स्थल जो था वो फैला हुआ था, व्यापक था। ऐसे स्थलों में ये फैला था। आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो
पशुपालन यहाँ का जो एक प्रमुख आधार माना जा सकता है कि पशुओं का यहाँ अधिक उपयोग किया गया था। इस प्रकार से बाड़े बनाए जाते थे जहाँ पे पशुओं को रखा जाता था। पशुओं को पालने के इनके कुछ प्रमुख कारण हुआ करते थे, जैसे पशु मानव के जीवन के अभिन्न सहयोगी थे। ये हड़प्पा के लोगों पशुपालन के परंपरागत थे और अनेक प्रकार के पशुओं का पालन किया करते थे। जैसे गाय का उपयोग था दूध, घी और कृषि कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था गाय का। और अगर हम भैंस तो देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन ऐसा माना जा सकता है कि इसका भी उपयोग हुआ होगा दूध और घी के लिए। और कृषि कार्यों में बैल हल जोतने का काम किया करता था। बकरी का जो उपयोग था वो दूध और मांस के लिए और चमड़ के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। भेड़ जो थे वो ऊन, मांस, दूध के लिए पाली जाती थीं। सूअर जो थे वो मांस का लिए प्रमुख थे, इनके मांस के लिए ही इनका पालन पोषण किया जाता था। और अगर आगे हम देखते हैं जो कि कुत्ता का पालन पोषण इस सभ्यता में हमको देखने के लिए मिला, तो ये लोग कुत्ते का पालन किया करते थे उसी के साथ, ताकि वे इनके साथ शिकार में जाते थे, इनकी मदद किया करते थे, अचानक हुए हमलों से इनको सावधान किया करते थे। तो कुत्तों का पालन पोषण जरूरी था इनके लिए। फिर इन लोगों ने ऐसा कहीं तथ्य देखने के लिए मिलते हैं कि ऊँटों का भी प्रयोग हुआ था लंबी दूरी के लिए। पुरातात्विक जो प्रमाण हमको देखने के लिए मिले यहाँ पे, वो मुहरे, मिट्टियों की मूर्तियाँ और चित्रों में अनेक पशुओं का चित्रण मिलता है देखने के लिए। और फिर हड़प्पा के स्थलों में अस्थियों का अवशेष भी प्राप्त हुआ था जिनसे पशुपालन का पता चलता है। और खिलौने के रूप में भी हमको कुछ बैलगाड़ी और पहिए के जैसे मूर्तियाँ देखने के लिए मिली। फिर जैसे यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ मिट्टी के खिलौने के अवशेष भी यहाँ से देखने के लिए मिले। पशुपालन का यह जो दृश्य रहा है कुछ इस प्रकार से था, जो कि एक कल्पना चित्र के माध्यम से बनाया गया है। ऐसे पशुओं को पाला जाता था, बाड़े बना के उनको रखा जाता होगा। और आगे चलते हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की समृद्धि में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान था। यह उनकी अर्थव्यवस्था, पोषण, परिवहन और सामाजिक जीवन का आधार माना जाता था। यह जो सभ्यता रही है, यहाँ पे जो पशु थे ये इनकी अर्थव्यवस्था, पोषण, परिवहन और सामाजिक जीवन, इन चारों तथ्यों से जुड़े हुए थे। ये भी इन पे पूर्णतः निर्भर थे। हड़प्पा में जो कृषि एक तथ्य आता है, तो कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों ने कृषि में बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, अलग अलग प्रकार के चीज़ों का उपयोग किया था यहाँ पे। जैसे उन्नत कृषि तकनीकी और विविध फसल का उत्पादन किया था। जैसे गेहूं का उत्पादन इन लोगों ने प्रमुख अनाज जो इनका माना जाता था अधिक मात्रा में उगाया था। जौ, गेहूं के साथ साथ जौ का भी प्रमुख उपयोग किया गया था। तिलहन, तो सरसों, तिल और तेलहन जैसी फसलों का भी उपयोग यहाँ पे हुआ था। दालें, जो कि मूंग, मसूर, चना, उड़द आदि दालों का उत्पादन होता था। कपास का भी उपयोग यहाँ पे बड़ी मात्रा में किया गया था। खजूर और फल, खरबूज, ये भी हमको देखने के लिए मिलते हैं कि इन लोगों ने इसका उपयोग किया। और अगर कृषि के उपकरणों के बारे में देखें जो कि इस स्थल से हमको देखने के लिए मिले, तो यहाँ पे हमको लकड़ी का हल देखने के लिए मिला था, खुरपी देखने के लिए मिली थी और हंसिया देखने के लिए मिला था। कुदाल भी देखने के लिए मिली थी। कुछ इस प्रकार से कुदाल थी। और इनकी जो कार्यशैली थी वो किस प्रकार से थी, जो लकड़ी का हल था वो ज़मीन जोतने के काम में आता था। फसलों को काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते थे। फसलों को अच्छी पैदावार और उर्वरक के रूप में गोबर का भी प्रयोग किया जाता था। फसल चक्र और मिलती जुलती खेती की जाती थी। यहाँ पे खेती का जो प्रमुख अंग है पानी, तो ये सभ्यता जो रही ये वर्षा पे निर्भर ना होके पानी की व्यवस्था खुद से की थी, जो कि नहरों, कुओं और तालाबों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था इन लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। हड़प्पा के जो लोग थे ये लोग कृषि प्रधान माने जाते हैं। इन लोगों ने कृषि की प्रधानता आगे बढ़ाई और कृषि में अधिक मात्रा में बढ़ चढ़ के योगदान दिया था। अनाज का जो भंडारण इनका था ये कुछ इस प्रकार से था। अनाज उगाने के बाद ये लोग उसको सुरक्षित रखा भी करते थे और उसके लिए बड़े बड़े भंडार गृह भी इन लोगों ने बनाए थे, जो कि पक्की ईंटों से निर्मित किए गए थे और काफ़ी उच्च क्वालिटी की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। मिट्टी के जो बड़े बर्तन में भी अनाजों का संग्रह किया करते थे, तो बड़ी मिट्टी के बर्तन में कुछ समय के लिए अनाज एकत्रित करके ये लोग रखा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो उन्नत कृषि
थी, कृषि में उनके समाज को समृद्ध और संगठित स्वावलंबी बनाने का काम किया। फिर आगे इस स्थल में जो हड़प्पा सभ्यता का अन्न भंडार रहा वो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य रहा है। ये जो हड़प्पा का स्थल रहा ये पकी ईंटों के से बनाया जाता था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलगाड़ियों के माध्यम से अनाज को यहाँ लाया जाता था और रखने की बड़ी प्रखर व्यवस्था यहाँ पे मानी जाती है। इन जो अन्नगार हैं यहाँ पे भंडारगार, यहाँ पे लकड़ी के नीचे पट लगाए जाते थे, उसके ऊपर भंडार गृह के कुछ इस प्रकार से बॉक्स बनाए जाते थे, इसमें अनाज रखा जाता था, नीचे से हवा निकलने की व्यवस्था हुआ करती थी। काफ़ी अच्छी तकनीकियों का प्रयोग यहाँ पे किया था। और जैसे इसमें हम देख सकते हैं हवा के आवागमन की व्यवस्था, जिसमें अनाज सुरक्षित रहा करते थे। गेहूँ और जौ आदि फसलों का भंडारण ये लोग प्रमुखता से किया करते थे। अत्र समग्र एवं वितरण का प्रमुख केंद्र माना जाता था ये अन्नगार। यहाँ से व्यापार भी हुआ करता था। अनाज का हड़प्पा की उन्नत नगर योजना और कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रमाण अपने में समेटे हुए ये अन्नगार था। आगे अगर हम देखते हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया, तो कई प्रकार के इन्होंने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया था जो कि उपयोगी, सुंदर, टिकाऊ हड़प्पा की कुम्हार कला की पहचान मानी जाती है। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस सभ्यता के जो कुम्हार रहे हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण किया और उसे कई कलरों में रंगा भी, उस पर कई प्रकार की चित्रकारियाँ भी इन लोगों ने की। जैसे इनके जो मिट्टी के बर्तन थे उनका उपयोग क्या थे, किस प्रकार के बर्तन किस उपयोग में आया करते थे, तो जो घड़ा था उसका उपयोग अनाज के जो थे उसको रखने के लिए और कुछ पेय पदार्थों को भी रखा जाता था। मटके का उपयोग जो हुआ करता था वो पानी, दूध और अन्य तरल पदार्थों के लिए होता था। जो कटोरा था इनका वो खाने परोसने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस पे डिज़ाइनों को हम ध्यान देंगे, ये चित्रकारी वहाँ की सभ्यता के द्वारा बर्तनों के ऊपर की गई थी। कलश हमको देखने के लिए वहाँ पे मिला जो कि पानी, तेल एवं अनुष्ठान के लिए प्रयोग किए जाते थे। खाना परोसने के लिए धार्मिक कार्यों में उपयोग की जाती थी थाली और प्लेट। आगे अगर हम देखें तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट तथ्य रहे हैं वो इस प्रकार से रहे हैं कि इन लोगों ने काले रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ, पेड़ पौधे, जानवर और मानव आकृतियाँ बनाई थी। प्रमुख डिजाइन जो इनके थे वो लहरदार रेखाएँ, त्रिकोण, वृत्त, जालीनुमा आकृतियाँ, मछली, पक्षी, पशु आदि बनाए जाते थे। कुछ इस प्रकार से पशु पक्षियों को और इस प्रकार से जालीनुमा आकृतियाँ बनाई जाती थी। चित्रकारी बर्तन की सुंदरता और उसकी पहचान का प्रतीक मानी जाती थी। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका जो उपयोग था वो किस प्रकार से था, तो भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था, खाना पकाने के लिए, परोसने के लिए, रसोई और भोजन का व्यापक उपयोग हुआ करता था। तो बर्तनों की बढ़ चढ़ के ज़रूरत हुआ करती थी। धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग था। व्यापार में भी देखने के लिए मिलता है। कुछ बर्तन दूर दराज के स्थानों पर भी पाए गए जो व्यापार का प्रमाण देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बने पात्र अपने स्थान से दूसरे स्थानों पे भी व्यापार के माध्यम से पहुंचाए गए थे। मिट्टी का जो चयन था वो बनाए इन बर्तनों का निर्माण कैसे किया जाता था, तो वो मिट्टी का चयन पहले किया जाता था। अच्छी मिट्टी चुनी जाती थी, चाक पर आकार दिया जाता था, उसको और सुखाने के लिए रख दिया जाता था। सूखने के बाद इन पर चित्रकारियाँ की जाया करती थी और फिर भट्टियों में उनको डाल के अच्छे से पकाया जाता था उच्च ताप के माध्यम से। और उपयोग के लिए जब ये बर्तन तैयार हो जाता था तो इसे उपयोग में शामिल किया जाता था। इनके जो प्रमुख पात्र रहे हैं वो जो स्थलों से इनके पात्र मिले वो हड़प्पा जो पंजाब में देखने के लिए मिला, मोहनजोदड़ो सिंधु ये भी देखने के लिए मिला, कालीबंगा राजस्थान में मिले, लोथल में मिले और धौलावीरा गुजरात में भी देखने के लिए इसी समकालीन पात्र हमको देखने के लिए मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन उनकी उन्नत कुम्हार कला, सौंदर्य बोध और व्यवस्था जीवन शैली के प्रतीक माने जाते हैं। और अगर आगे इसमें हम देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में आभूषणों का क्या प्रयोग था, किस प्रकार से ये लोग आभूषण पहना करते थे, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो आभूषण प्रेमी माने जाते हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी आभूषण पहनते थे। आभूषण सौंदर्य
प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति के प्रतीक माने जाते थे। यानी जितना ज़्यादा सर्वाधिक आभूषण पहनते थे, समाज में उनका अहदा उतना ऊंचा माना जाता था। इस प्रकार से इनके आभूषण हुआ करते थे। अगर देखते हैं आभूषणों की जो विशेषता रही है वो क्या रही है, तो ये सुंदर, आकर्षक और कल्पनात्मक आभूषण पाए गए। सोना, चांदी, तम्र, कांस्य, कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का भी प्रयोग यहाँ पे देखने के लिए मिला था। इस सभ्यता में हमको सोना भी देखने के लिए मिला, चांदी, तम्र और कांस्य की चीज़ें भी देखने के लिए हमको यहाँ से मिलती हैं। मोती, मड़के और शंख से भी आभूषण बनाए जाया करते थे। आभूषण बनाने की इनकी जो कला है वो अत्यंत उन्नत थी। आभूषण जो बने थे वे हाथों, गलों, कानों और बालों, कमर और पैरों में भी पहने जाते थे। यानी विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण इस सभ्यता में हुआ था, जो कि सभी लोगों के लिए था, स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए बने थे। विशेष लोगों के लिए विशेष प्रकार के आभूषणों का भी निर्माण किया गया था। आभूषण बनाने के जो प्रमुख सामग्री इनकी रही है वो सोना रही, फिर चांदी का उपयोग किया जाता था और तम्र, कांस्य का उपयोग हुआ था। कीमती पत्थरों का उपयोग इन लोगों ने किया था। अर्ध कीमती पत्थर भी शामिल किए गए थे। शंख और सीप भी इनके आभूषणों में शामिल होते हुए हमको देखने के लिए मिलते हैं। आभूषणों के जो प्रकार थे वो कहाँ पहने जाते थे, तो गले के लिए कुछ इस प्रकार से आभूषण बनाए जाते थे। कानों के आभूषण जो हुआ करते थे, इस प्रकार की चित्र में देख सकते हैं आप लोग। हाथों के आभूषण कड़े के रूप में किया जाता था। कमर के भी आभूषण कमरबंद के रूप में बनाए जाया करते थे। पैरों के आभूषण हुआ करते थे, जो कि आधुनिक समय में पायलों के समान दिखाई देते हैं। बालों के आभूषण भी देखने के लिए हमको मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से बालों में लगाने के लिए भी इन लोगों ने आभूषणों का प्रयोग किया था। प्रमुख स्थलों से प्राप्त जो आभूषण थे वो थे मोहनजोदड़ो में भी सोने के हमको आभूषण देखने के लिए मिली। हड़प्पा सभ्यता में मड़क, शंख की चूड़ियाँ देखने के लिए मिले। चंदोड़ों में हमको देखने अनेक प्रकार के मड़क और ताबीज़ देखने के लिए मिलते हैं। लोथल में शंख की चूड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। कालीबंगा में भी हमको देखने के लिए प्राप्त होते हैं। मिट्टी और मड़क, ताम्र के हल्के आभूषण देखने के लिए मिलते हैं। धौलावीरा में भी कीमती मड़क के आभूषण देखने के लिए मिले। आभूषणों का जो महत्व रहा इस सभ्यता में वो क्या था, सौंदर्य बढ़ाने के लिए था। सामाजिक प्रतिष्ठा और धन की प्रतीक के रूप में भी इसका उपयोग हुआ करता था। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। व्यापार और शिल्पकला की उन्नति को दर्शाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो उन्नत कला थी और उस उन्नत कला में इनकी जो रुचि थी उसको एक समृद्ध प्रमाण मिलता है इन सारे आभूषणों को देखने के बाद। हड़प्पा सभ्यता के आभूषण जो थे उनकी उन्नत शिल्पकला, सौंदर्यबोधक और समृद्ध के अद्भुत प्रमाण हैं। और अगर आगे बढ़ने पे हम देखते हैं इसमें कि इनका जो प्रमुख चीज़ इस सभ्यता का सर्वाधिक प्रमुख रहा है वो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन रहा, जिसको देखना एक अद्भुत माना जा सकता है आज के समय में। ये जो नगरीय व्यवस्था थी इनकी, ये ग्रामीण व्यवस्था थे हटकर बनाई गई थी। यहाँ पे सुनियोजित, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत उदाहरण हमको देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से एक अद्भुत नगर का निर्माण किया गया था यहाँ पे। जो कि यहाँ पे जो सभ्यताएं थी वो किस सिस्टम में थी, तो ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। नगरों को आयताकार ब्लॉकों में बांटे गए थे। इस प्रकार से ये जो नगर हैं ये आयताकार ब्लॉक में इसको बांट दिया गया था। अलग अलग आयत में इसके नगर जो हैं बटे हुए थे। आधुनिक कॉलोनियों के रूप में इसको बांट दिया गया था। और जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। ये जो इनका मार्ग दिखाई दे रहा है ये एक दूसरे को समकोण पर विभाजित किया करता था। इनके जो सुनियोजित आवास थे वो किस प्रकार से थे, तो मकान व्यवस्थित कतारों में बने हुए थे। और जहाँ पे अधिकांश मकानों के अगर हम देखते हैं तो आंगन, कमरे और स्नानागार और कुएं हुआ करते थे। इस प्रकार से जो मकान थे यहाँ पे कुआं देख सकते हैं, स्नानागार हुआ करता था, आंगन और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए हमको मिलती हैं। इस प्रकार से इनकी जो उन्नत किस्म रही है वो उन्नत जल निकासी व्यवस्था को ही माना जाता है, जहाँ पे ढकी हुई नालियों का प्रयोग हुआ था। सोख्ता कुंड और साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था हुआ करती थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि घर के बाहर भी इन लोगों को पिट टाइप में मिलता है, जहाँ पे ये लोग गंदगियों को
डाला करते थे, कूड़ा कचरा उसमें डालते थे, और ये जो घर के बाहर नालियाँ हुआ करती थीं वो इस प्रकार से ढकी रहती थीं, और नालियों के बहने के लिए उचित मार्ग की व्यवस्था भी की गई थी। सार्वजनिक जो भवन इनके रहे हैं वो अनाजगार, सभा भवन, स्नानागार, जो इस सभ्यता में अद्भुत माना जाता है वो महान स्नानागार है, जो कि मोहनजोदड़ो जैसे भवन दुर्ग क्षेत्र में स्थित थे। ये देखने के लिए हमको इस सभ्यता में मिलता है। और अगर हम आगे देखते हैं तो इनका जो प्राचीर रक्षा दीवार हुआ करती थी वो किस प्रकार से थी, जो दुर्ग के चारों ओर मजबूत और प्राचीन थी, जो सुरक्षा प्रदान किया करती थी। इन पूरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता को कुछ इस प्रकार से जो दुर्ग था वो अगल बगल दीवारें इसको सुरक्षा प्रदान किया करती थी। और अगर हम आगे इसमें देखते हैं कुछ तथ्यों को तो क्या रही हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता के जो नगर अपने सुनियोजित नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ की नगर की जो व्यवस्था थी वो उन्नत वास्तुकला, स्वच्छता और वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है कि उन लोगों ने किस प्रकार के उन्नत किस्म का प्रयोग करके यहाँ पे विज्ञान को आरूढ़ किया होगा। और देखें जो इनका दुर्ग था, नगर का ऊंचा भाग माना जाता था, चारों ओर मोटी प्राचीन दीवार हुआ करती थी जहां प्रमुख सार्वजनिक भवन स्थित थे, जैसे कि अनाजगार, सभा भवन, स्नानागार थे। और अगर हम देखते हैं सीधी एवं चौड़ी जो इनकी सड़कें हुआ करती थी, सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, मुख्य सड़कें उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम की ही दिशा में पाई गई देखने के लिए। चौड़ी सड़कें जो थी वो रथ, बैलगाड़ी के आवागमन के लिए उपयुक्त थी, यानी सड़क की जो व्यवस्था था इनकी वो काफ़ी उचित थी। प्रत्येक घर से निकलने वाले पानी और पक्की नालियों से होकर ही बहने का मार्ग इनका था, मुख्य नालियों में निकल जाया करता था। फिर अगर आगे हम देखते हैं इसमें तो मकानों को बनाने के लिए किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो लगभग इनके जो मकान थे वो पक्के ईंटों से ही बनाए गए थे। ईंटों का जो मानक अनुपात इनका रहा है वो 1:2:4 का अनुपात रहा है। इस प्रकार से इनके नगर नियोजन की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी वो मानव इतिहास की सबसे उन्नत और संगठित शहरी योजनाओं में से एक मानी जाती है, जो कि सबसे उत्तम व्यवस्थाएं थीं। आगे हड़प्पा का जो मकान रहा वो किस प्रकार से रहा, हमने नगर नियोजन देखा, अब हम उनके मकानों को देखते हैं कि उनके जो मकान थे किस प्रकार से बनाए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उन्नत निर्माण कला में माहिर थे, निपुण थे। उनके मकान पक्की ईंटों से बने होते थे और बहुत ही सुनियोजित हुआ करते थे। हड़प्पा मकान जो थे वो सुनियोजित, पक्के और सुविधाजनक घर थे। पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पे हुआ था। ये आयताकार के ही बनावट में बनाए जाते थे। अधिकांश मकान आयताकार होते थे और सड़कों के किनारे कतार में बने हुआ करते थे। ये ध्यान रखा जाता था कि जो घर थे वो नालियाँ और सड़कों के कतार में ही बनाया जाया करते थे, इधर उधर इनका डायरेक्शन नहीं हुआ करता था। दिशा का भी ध्यान दिया गया था। इनके जो घर थे वो उसमें आंगन हुए करते थे। हर मकान के बीच में एक खुला आंगन होता था जहाँ रोशनी और हवा आया करती थी। कई कमरे हुआ करते थे। मकानों में कई कमरे होते थे जिनके उपयोग रहने, अनाज रखने और अन्य कार्यों के लिए भी किए जाते थे। सीढ़ियों का भी उपयोग यहाँ पे होने लगा था। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनी होती थी। इससे पता चलता है कि यहाँ 2 मंजिला इमारतें भी हमको देखने के लिए मिली हैं। इनके जो आवास थे उनमें निजी कुएं भी बनाए जाते थे। कई बड़े बड़े मकानों में निजी कुएं भी मिलते हैं जो उन्नत जीवन शैली को दर्शाया करते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं इनका जो घर था, कुछ इसमें विभिन्न प्रकार के कमरे देखने के लिए हमको मिलते हैं। इन कमरों में कई कमरे किसी में अनाज, किसी में रहने के लिए, किसी में वस्तुओं को रखने का उपयोग करते थे। एक खुला आंगन उनका इस प्रकार से था जे और सभी कमरों की द्वारें इसी पे आके मिला करती थी जहाँ से हवा और रोशनी का मार्ग प्रशस्त हुआ करता था। नहाने की भी एक उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ पे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का व्यवस्था थी और मुख्य द्वार इस प्रकार से इनका हुआ करता था। पानी पीने के लिए निजी कुएं का भी व्यवस्था इनके घरों में थी। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि ये लोग काफ़ी निपुण थे और घरों के निर्माण में बहुत विशेष ध्यान इन लोगों ने दिया था। मकान का जो अंदरूनी दृश्य था, एक काल्पनिक चित्र में हम लोगों इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसा रहा होगा।
हड़प्पा से प्राप्त मकानों के अवशेष आज जो खंडहरों में परिवर्तित हो चुके हैं वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम काल्पनिक चित्र में देखें तो ये कितने अच्छे से सुनियोजित किए गए थे। हड़प्पा सभ्यता के जो मकान हैं उनकी उन्नत सोच, स्वच्छता, सुरक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता रही वो जल निकासी व्यवस्था के रूप में जानी जाती है, जो कि स्वच्छ और उन्नत तकनीकी का एक अद्भुत उदाहरण हम मान सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो बहुत ही उन्नत किस्म की थी, इसलिए इस पे एक फोकस देना ज़रूरी माना जा सकता है। जैसे सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण हुआ था, पक्की ईंटों से बनी नालियाँ थी जो कि ढकी हुआ करती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो सुनियोजित और व्यवस्थित थी। यह व्यवस्था आज भी सबको हैरान करती है कि किस प्रकार से इस तरह की चीज़ों को इन लोगों ने बनाया। स्वच्छता और उन्नत तकनीकी का अद्भुत उदाहरण यहाँ देखने के लिए हमको मिलता है। जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो घरों से निकलने वाले गंदे पानी पक्की नालियों द्वारा सड़कों की मुख्य नालियों में जाकर मिल जाया करते थे, जहाँ से वे अपने बाहर की तरफ निकल जाते थे। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थीं और ऊपर से ढकी हुआ करती थी। नालियों का ढाल ऐसा था कि पानी आसानी से बहकर निकल जाया करता था। जो नालियाँ रहीं वो समय समय पर साफ़ करने के लिए ढक्कन को हटा दिया जाता था और उसे साफ़ कर दिया जाता था। आगे अगर हम देखें तो ये जो नालियाँ रही हैं, नालियों का पानी शहर के बाहर बने बड़े सोख्ता गड्ढों एवं जलाशयों में पहुंचता था। यह व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के लोगों की स्वच्छता, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है कि उन लोगों ने किन किन चीज़ों पर विचार करके ऐसी रूपरेखा तैयार की होगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं इनका एक छोटा सा दृश्य जल निकासी व्यवस्था का। जो स्नानागार इनका था, बाथरूम, वो कुछ इस प्रकार से अगल बगल नालियाँ थी जहाँ से पानी आके इन नालियों में रुकते थे। और जो सड़क थी, ये सड़क की ये जो नाली है ये ढकी थी हर तरफ से, इसमें आके ये मिल जाया करते थे। और ये सोख्ता जो बना था वो इस प्रकार से था, इसमें आके ये पानी गिरते थे और मिट्टी में चले जाया करते थे। पक्की ईंट से बनी नालियाँ जो ढकी थी ये सुरक्षित हुआ करती थी, जो कि बीमारियों से बचने में मदद करती थी। नालियों के ढक्कन बनाए गए थे। नालियों पर पक्के ईंट के पत्थरों के ढक्कन हुआ करते थे जिन्हें हटाकर नालियों की सफाई करते थे। शहर के बाहर जल निकासी की भी एक अच्छी व्यवस्था थी। मुख्य नालियाँ शहर के बाहर निकलकर बड़े सोख्ते एवं जलाशयों में पहुँच जाया करती थी। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था यह सिद्ध करती है कि वे लोग विज्ञान, स्वच्छता और नगर नियोजन में बहुत आगे बढ़ चुके थे। और ऐसी जो इनकी सोच रही है वो किस प्रकार से रही, तो हम देख सकते हैं ये स्वच्छता बनी रहे इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा, बीमारियों से सुरक्षा मिल सके और शहर हमेशा साफ और सुंदर दिखे, जल जमाव की समस्या नहीं होती थी। इस प्रकार की उन्नत तकनीकी का प्रयोग किया गया था। इस सभ्यता में एक महान स्नानागार भी हमको देखने के लिए मिलते हैं जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित प्रसिद्ध स्नानागार के रूप में थे, जो पक्की ईंटों एवं जल विरोधी परतों से निर्मित थे। दोनों ओर नीचे उतरने की सीढ़ियाँ पाई जाती थी। पानी भरने और निकलने की उत्कृष्ट व्यवस्था हुआ करती थी। धार्मिक एवं सामूहिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की उन्नत नगर का श्रेष्ठ योजना का उदाहरण इसको हम मान सकते हैं। कुछ इस प्रकार से था जहाँ पानी भरा हुआ करता था और लोग इस प्रकार से आया करते थे। यहाँ पे कई सारे कमरे थे जिसमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई गई थीं, ये देखने के लिए हमको मिलती हैं। तो किसी धार्मिक कार्यों पे ही यहाँ पे लोग इकट्ठा हुआ करते थे और साथ में स्नान किया करते थे, ऐसा माना गया। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार रहा वो उसका एक प्रमुख भूमिका रही है इसमें। जैसे हम देख सकते हैं कि इनका जो व्यापार था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कुशल व्यापारी थे। इनका व्यापार दूर तक फैला हुआ था। जैसे हमने पहले देखा कि इनका व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था, तो किस प्रकार से फैला था अब हम इसको देखते हैं, जो कि आर्थिक, समुदाय और संगठित व्यवस्था का प्रमाण है, ये दिखाता है। और अब समझते हैं इसमें जैसे व्यापार के जो इनके प्रमुख साधन थे वो किस प्रकार से थे। तो व्यापार स्थल मार्ग से भी ये लोग किया करते थे। बैलगाड़ियों द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। जल मार्ग से भी नदियों के माध्यम से नावों द्वारा व्यापार किया जाता था। समुद्री मार्गों का भी उपयोग देखने के लिए मिला, जो कि सिंधु नदी के रास्ते से समुद्र तक जाकर बड़े बड़े जहाज़ों और दूर देशों के
में व्यापार किया जाता था। व्यापार की जो वस्तुएं रही हैं वो किस प्रकार से रही हैं इसको देख सकते हैं। जैसे जो ये जहाज़ें देखने के लिए मिलती हैं नदियों के और समुद्र के किनारे, कुछ इस प्रकार से व्यापार के सामान इकट्ठा किए जाते थे। कुछ लिखा पढ़ी होता था और उसके बाद इनको जहाज़ों पर रख कर एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाया जाता था व्यापार के लिए। व्यापार में जो वस्तुएं थी वो क्या थी, वो जो थी सोना, चांदी, तांबा, टीन और कई प्रकार के कीमती पत्थरों, शंखों, मोती का उपयोग किया गया था। नियमित वस्तुएं जो थी हड़प्पा के बाहर भेजी जाती थी वो हाथी के दांत की वस्तुएं थी और कुछ पत्थरे थे और कुछ मानक माने जाते हैं। तांबे की वस्तुओं का भी ये लोग आय किया करते थे। कपास के वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। मिट्टी के बर्तनों का आयात और निर्यात किया करते थे। हड़प्पा के जो लोग रहे हैं वो स्थल मार्ग से जल मार्ग और समुद्री मार्गों से व्यापार किया करते थे। इनके व्यापार जो थे वो स्थानीय, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते थे। यानी ये बड़े पैमाने पर व्यापार किया करते थे। दूर दूर तक अपने व्यापार के सामानों का इनका आवागमन हुआ करता था। जो इनके माप के सामान थे वो क्या थे, वो बाट का प्रयोग होता था व्यापार के लिए। उससे उसको तौला जाता था, मापा जाता था। व्यापार के लिए बैलगाड़ी, नाव, जहाज़ों का प्रयोग होता था। व्यापार में विकास से उन्हें अन्य सभ्यताओं के संपर्क और नई वस्तुएं प्राप्त हुईं। और अगर आगे इसमें देखते हैं व्यापार के जो इनके प्रमुख केंद्र थे, कहाँ पे ये लोग व्यापार किया करते थे, तो लोथल और धवलावीरा में कुछ सामान आया करता था इनका। कालीबंगा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में है, ये सब आपस में व्यापार किया करते थे। सामानों का क्रय विक्रय हुआ करता था इनका। व्यापार के जो उपयोग थे उसमें व्यापार में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं इनकी जो रही हैं वो मुहरें थीं और बाट और माप का प्रयोग हुआ करता था। तौलने के लिए तराजू था, मापने की छड़ें हुआ करती थी। इस प्रकार से जैसे व्यापारिक संगठन और व्यवस्था जो उनका था वो किस प्रकार से था, तो मनीकृत बाट और माप से व्यापार में ईमानदारी और एकता बनी थी। मुहरों का जो व्यापार था, मुहरों का जो उपयोग था व्यापार में, वो वस्तुओं की पहचान, स्वामित्व, लेन देन के प्रमाण के रूप में किया जाता था। व्यापार संभवतः संगठित बाजारों, गोदामों के माध्यम से होता था। लोथल में गोदी की खोज से समुद्री व्यापार के प्रमाण हमको देखने के लिए मिले हैं। जो समुद्री व्यापार रहे कुछ वो इस प्रकार से हुआ करते थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ से लोग समुद्री मार्गों से, स्थल मार्ग से इधर भी आया करते थे, जो कि मेसोपोटामिया में पहुँचते थे। और वहाँ से हट के ये लोग समुद्री मार्गों का भी प्रयोग किया करते थे। सिंधु नदी से यहाँ से मिलकर ये लोग तो स्थल से ओमान तक जाया करते थे, अपने सामानों का आयात निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापक व्यापार रहा, उनकी उन्नत सोच, कुशल संगठन और विश्व से जुड़ाव का एक प्रतीक माना जाता है देखने के लिए। आगे अगर हम देखते हैं इसमें, तो हड़प्पा सभ्यता में जो धर्म और पूजा, ये भी हमको देखने के लिए मिला कि किस प्रकार से हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। उन्हें प्राकृतिक पशु पक्षियों, मातृशक्ति एवं देवी देवताओं की भी पूजा किया करते थे। यानी इनकी धार्मिक आस्था में भी काफ़ी रुचि देखने के लिए हमको मिलती है। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से किन किन देवी देवताओं की पूजा ये लोग किया करते थे। तो प्रकृति में पंच तत्वों की पूजा की जाती थी। मातृ देवी, पशु एवं वृक्षों के प्रति श्रद्धा थी इनकी। योग मुद्रा में बैठे पुरुष पशुपति की पूजा प्रमुख मानी गई। और धार्मिक प्रतीकों एवं चिन्हों का भी उपयोग देखने के लिए मिलता है। मंदिरों की जगह पर छोटे छोटे पूजा स्थल और वेदियां भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। यज्ञ वेदियों का भी प्रयोग हुआ करता था। परलोक में भी ये लोग विश्वास मानते थे कि लोक और परलोक जैसी भी कुछ सभ्यताएं या परंपराएं होती हैं, तो उन चीज़ों में भी इनका विश्वास था कि इंसान मरने के बाद परलोक में जाया करता है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अनेक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जैसे प्रकृति की पूजा भी इनकी प्रमुख थी। वृक्षों में पीपल की पूजा ये लोग किया करते थे। जल, कुएं, नहर, स्रोतों में ये लोग इनको पवित्र समझते थे, उसकी पूजा किया करते थे। सूर्य की पूजा, उपासना किया करते थे। सूर्य के पूजा के कई साक्ष्य भी देखने के लिए मिले। चंद्रमा को भी ये लोग महत्व दिया करते थे। और जो विशेष महत्व इनका रहा वो पशुपति योगी की पूजा
प्रमुख थी। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में मिली मुहर पर बैठे योग मुद्रा में पुरुष को पशुपति कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जिनके नीचे 2 जानवर अंकित किए गए हैं और ऊपर विभिन्न प्रकार के जानवरों को दर्शाया गया है। इन्हें शिव आदि के रूप में माना जाता है। हालांकि कुछ पुरातत्वविदों ने इसको शिव मानने से मना किया है, लेकिन हमारे यहाँ के जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने ऐसा ही माना है कि ये पशुपति शिव हैं, और इनको देख के ऐसा ही प्रतीत होता है। चारों ओर पशु, हाथी, भैंस और गेंडा, बाघ, हिरण के चित्र देखने के लिए हमको मिले। मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। यहाँ पे मातृ देवी की अनेक मूर्तियाँ हमको देखने के लिए मिली। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न देवियाँ यहाँ पे रही होंगी, जिनकी पूजा अर्चना हुआ करती थी। इस सभ्यता में उर्वरता, समृद्धि एवं संरक्षण की देवी माना जाता था। ये स्त्रियाँ श्रृंगार किए हुए दिखाई देती हैं, यानी अलग अलग प्रकार के श्रृंगार इन लोगों के हुए हैं। आगे अगर हम इनको देखते हैं तो इनके जो धार्मिक प्रतीक रहे हैं, चिन्ह रहे हैं, वो किस प्रकार से थे। तो स्वास्तिक शुभ और मंगल का प्रतीक यहाँ पे माना जाता था। कुछ इस प्रकार से त्रिशूल जैसा चिन्ह देखने के लिए हमको यहाँ पे मिला, जो कि शक्ति और दैवत्व का प्रतीक माना जाता है। लिंग का पत्थर देखने के लिए हमको लिंगाकार मिला, जो कि शिवलिंग की पूजा की ओर संकेत किया करता है। पीपल का पत्ता मिला, पीपल वृक्ष के रूप में पूजनीय हुआ था। घरों में छोटी छोटी वेदियाँ या मिट्टी के बने चबूतरे भी हमको देखने के लिए मिले। यहाँ दीपक, धूपदान और भेंट चढ़ाने के प्रमाण हमको देखने के लिए मिले। बड़े मंदिरों में नहीं मिले। इससे व्यक्तिगत पूजा का संकेत मिलता है। आगे देखते हैं परलोक में विश्वास। इनका लोक और परलोक में जो विश्वास था वो किस प्रकार से था। तो कब्रों में मृतकों के साथ बर्तन, आभूषण और सामग्रियों का मिलना। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बाद में इसका उपयोग करेंगे। परलोक में जाने के बाद इनको जो सामानों की आवश्यकता पड़ेगी वो इसका उपयोग किया करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि ये परलोक में भी विश्वास रखते थे। मृतकों के लिए विशेष संस्कार किए जाते थे, यानी मृतक जो थे उनको विशेष संस्कार दिया जाता था, उनको भी महत्व दिया जाता था इस सभ्यता में। निष्कर्ष ये निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रकृति, देवताओं, पशुओं और मातृशक्ति की पूजा करते थे। उनका धर्म शांतिप्रिय, आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक ही था। आगे अगर हम देखते हैं इस सभ्यता को, तो हड़प्पा, ये जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में दफन की जो प्रथा है वो भी देखने के लिए हमको मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने मृतकों को सम्मान और श्रद्धा के साथ दफनाते थे। दफन की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो किस प्रकार से थी, तो उन विशेषताओं को हम देख सकते हैं। जैसे मृतकों को प्रायः पीठ के बल सीधा लिटाया जाता था। कभी कभी भ्रूण अवस्था और घुटनों को मोड़कर भी दफनाया जाता था। मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मन के उपयोगी वस्तुएं रखी जाती थी। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मन के रखे गए हैं, मिट्टी के कुछ बर्तन हैं और भी कुछ जरूरी सामानों को रखा गया है। पुरुष, महिला और बच्चे सभी को अलग अलग दफनाने की विधियाँ देखने के लिए मिली। दफनाने के गड्ढे प्रायः आयताकार, चतुर्भुजाकार आकार के हुआ करते थे। दफनाने की प्रथा उनके परलोक में विश्वास को दर्शाती है। आगे अगर हम देखते हैं कि दफन की जो प्रथा के प्रमुख प्रकार रहे हैं वो किस प्रकार से थे। एक साधारण दफन हुआ करता जिसमें मृतक को सीधा लिटाकर उसके साथ सामानों को रख दिया जाता था। भ्रूण अवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ भी दफनाने की अवस्था थी कि उसको मोड़, घुटनों के बल मृतक को मोड़ के भ्रूण अवस्था में लाके उसको दफनाया जाता था। अधिकतर बच्चों में, कभी कभी वयस्कों में भी यह देखने के लिए पाया गया किसी किसी कब्र में। दफन के साथ रखी जाने वाली वस्तुएं जो प्रमुख थी वो क्या थीं, तो इसमें मिट्टी के बर्तन थे और मनके थे, उपकरण थे और अन्य वस्तुएं भी पाई जाती थीं। इनके जो प्रमुख स्थल रहे दफनाने की जो प्रथा मिली वो कहाँ कहाँ पे हमको देखने के लिए मिली, तो कालीबंगा राजस्थान की सभ्यता में भी देखने के लिए मिला। लोथल गुजरात की सभ्यता में भी ये साक्ष्य देखने के लिए मिले। राखीगढ़ी हरियाणा में भी साक्ष्य मिले। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान जिसमें देखने के लिए मिले ही। मोहनजोदड़ो सिंधु पाकिस्तान सभ्यता में भी देखने के लिए मिलते हैं। धौलावीरा गुजरात और चंदोड़ो सिंध पाकिस्तान में जो है वहाँ पे भी ऐसे साक्ष्य हमको देखने के लिए मिले हैं। और अगर आगे हम इसमें देखते हैं तो दफन की जो इनकी प्रथा थी, प्रथा के जो प्रमाण थे वो किस प्रकार थे। ऊपर हम लोगों ने देखा कि अनेक सामानों को इनके साथ रख दिया जाता था। कभी कभी साधारण मुद्रा में, कभी कभी भ्रूण मुद्रा में भी रखा जाता था।
दफन की प्रथा के जो महत्व थे उनके धार्मिक विश्वास और उनके परलोक की आस्था को दर्शाते थे। मृतकों को सम्मान देने और उनकी भावना को प्रकट किया करते थे। सामाजिक भेदभाव को कम करने के संकेत भी यहाँ से देखने के लिए मिले। हड़प्पा सभ्यता की उन्नत संस्कृति और संगठित जीवन शैली को यह दर्शाता है। दफनाने की प्रक्रिया को इस प्रकार काल्पनिक चित्र में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से लोग इकट्ठा हुआ करते होंगे और जो मृत होता था उसको कब्रों में लिटाकर सामानों को एकत्र किया जाता था और रख के इसको आदर और सत्कार के साथ मिट्टी में दफन किया जाता था, जो कि इनकी आस्थाओं को दर्शाता है। दफन की प्रथा हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक आस्था, संस्कृत परिपक्वता और मानवता के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती है। आगे अगर हम इसमें देखते हैं तो हड़प्पा की जो सभ्यता रही वो लिपि किस प्रकार का उपयोग किया करती थी, किस तरह के चीज़ों को ये लोग लिखा करते थे और किस प्रकार से इनकी जो आध्यात्मिक चीज़ें थी वो थी। तो एक रहस्यमयी लिपि जो आज भी पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकती वो इस सभ्यता से हमको प्राप्त हुई, जो कि इस प्रकार से लिखा गया है। किसने इसकी खोज की? तो जॉन मार्शल ने 1924 से 25 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान लिपि पढ़ने के चिन्हों की पहचान की थी। जो खोज थी वो 1924 से 25 के में हुई। कहाँ मिले? तो ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि प्रमुख स्थानों पे यहाँ लिपि देखने के लिए हमको मिली। किस प्रकार के मिले? तो मुख्यतः मुहरों, सीलों और ताम्रपत्रों, मिट्टी के बर्तनों और हड्डियों के हाथी दंत की वस्तुओं पर देखने के लिए मिले। क्या मिला? तो चित्रकात्मक चिन्ह वाली लिपि जो अभी तक पूरी तरीके से पढ़ी नहीं गई है, यानी यहाँ पे जो लिपि थी वो चित्रकात्मक थी, जैसे इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। मछली का चित्र देखने के लिए मिला। एक ऐसा माना जा सकता है कि एक ये इनका घड़ा रहा होगा। तीर देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही कई प्रकार के सिंबल यहाँ पे हमको देखने के लिए इस सभ्यता में मिलते हैं। अब तक लगभग 400 से 500 चिन्हों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन किसी भाषा से अंकित रूप से इसको नहीं जोड़ के देखा जा सका कि ये चिन्ह किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं या हमको क्या बतलाना चाहते हैं। आगे अगर हम देखें तो इनकी जो लिपि है वो अब तक अपठित रही है। प्रायः यह लिखी कैसे जाती थी? तो दाएं से बाएं लिखी जाया करती थी। लिपि के जो चिन्ह थे वो चित्रात्मक थे, प्रकृति के रूप में देखे जा सकते हैं। अब लगभग 400 से 450 विभिन्न चिन्ह मिल चुके हैं अब तक, लेकिन अभी भी उनको आज के तथ्यों से नहीं जोड़ मिला है। अधिकांश जो यहाँ पे लेख हैं वो बहुत छोटे हैं, जिन्हें 4 से 10 चिन्ह ही मिले। ये जो लिपि थी वो हड़प्पा के सभी प्रमुख स्थलों से प्राप्त की गई है। प्रमुख स्थलों पे इनके और भी कुछ मुहर देखने के लिए मिले। हड़प्पा से प्राप्त कुछ मुहर इस प्रकार से थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों में कुछ इस प्रकार के चित्र देखने के लिए मिले। कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर लेख इस प्रकार से देखने के लिए मिले, जिसमें अलग अलग प्रकार के चिन्हों का वर्णन किया गया है। लिपि की जो प्रकृति इनकी रही वो विवादित है। कई विद्वानों ने इसे द्रविड़ भाषा से जोड़ा है। कुछ इसे मुंडा भाषा परिवार से संबंधित मानते हैं। कुछ विद्वान इसे ये जो लिपि है इसे सिलेबिक लिपि के रूप में मानते हैं। कभी तो ऐसा भी माना जा सकता है कि अभी तक इनके जो सिद्धांत रहे हैं वो सिद्धांत पूर्ण रूप से प्रमाणित ही नहीं हुए हैं कि ये लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग किए थे और कैसे इनकी लिपि थी। ये जो लिपि का इनका महत्व रहा हड़प्पा सभ्यता की उन्नत प्रशासनिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रमाण रहा है। मुहरों पर लेख व्यापार और संपत्ति के चिन्हों के रूप में प्रयुक्त थे। लिपि को पढ़े जाने हमारी प्राचीन इतिहास की कई समस्याएं और बातों को उजागर कर सकती हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों के द्वारा ऐसा हो नहीं पाया है। उस पर पर्दा ही है। हड़प्पा की लिपि आज भी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है, जो हमारे अतीत को अनकही कहानी कहती है। हड़प्पा सभ्यता का जो महत्व रहा वो क्या रहा? तो इसको हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो महत्व था, भारतीय इतिहास की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक इसका महत्व आज भी हमारी संस्कृत परंपराओं एवं जीवन पद्धति को प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से ग्रामीण सभ्यता से उठकर लोगों ने नगरीय सभ्यता का निर्माण किया था, और ऐसी व्यवस्थित नगरीय सभ्यता जो आज के आधुनिक समय में भी सबके लिए आश्चर्य की चीज़ें बनी हुई हैं। ये इसका जो महत्व था, भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण की सबसे प्राचीन विकसित मिसाल है।
संगठित नगर नियोजन में जल निकास प्रणाली और स्वच्छता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। कृषि, पालन और व्यापार शिल्प के क्षेत्र में उन्नत प्रमाण देती है। तो ऐसे कुछ प्रकार की सभ्यता, इस सभ्यताओं ने हमको तथ्य दिखाएं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ज्ञान आज भी हमारे जीवन और विकास के लिए प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। शहर नियोजन की जो उत्कृष्ट व्यवस्था थी, ये हमने देखा कि किस प्रकार से लोग शहर, ग्रामीण से निकलकर शहर में अपने आप को ढाले थे और शहर की कितनी उत्तम तरीके से इन्होंने नक्शे में उसको प्रस्तुत किया। जल की व्यवस्था कितनी अच्छी थी और कितनी स्वच्छता इस शहर में देखने के लिए हमको मिली। कृषि जो था और पशुपालन की उन्नति क्रियाएं भी हमने इस चीज़ों में देखा। व्यापार और आर्थिक समृद्धि भी देखी कि सामानों का आदान प्रदान कैसे होता था। नदी मार्ग से, स्थल मार्ग से क्या क्या सामान लिए कि एक जगह से दूसरी जगह पे इन लोगों ने आयात किया था। कला और शिल्प के क्षेत्र में भी हमको देखने के लिए मिला कि विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमको यहाँ से देखने के लिए मिली। मुहरें, मूर्तियाँ, आभूषण, मिट्टी के बर्तन, मन के धातु कर्म आदि चीज़ें देखने के लिए मिली। लिपि और भाषा का महत्व भी हमको यहाँ से देखने के लिए मिला कि किस प्रकार से लिपियों का प्रयोग था, भाषा थी। सामाजिक संगठन और प्रशासनिक चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली। लोग आपस में मिल के रहा करते थे और किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यों पे स्नानागार पे इकट्ठा हुआ करते थे। तो समाज में समरसता को भी दिखाते हैं। संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व भी प्रस्तुत करते हैं, जहाँ देवी देवताओं के पूजा और दफन जैसी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को इन्होंने किया है। हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप में नगर निर्माण, स्वच्छता, व्यापार, कला, कृषि और लिपि सामाजिक संगठन की मजबूत नींव रखी। यह हमारी प्राचीन धरोहर और गौरवशाली इतिहास का अमूल्य हिस्सा माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है वो किस प्रकार से हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी। कई कारणों ने मिलकर इस सभ्यता के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे हम देख सकते हैं कि इस सभ्यता के जो प्रमुख कारण है वो जलवायु के परिवर्तन, बारिश की कमी और बार बार सूखा पड़ना, नदियों का मार्ग बदलना। सिंधु की सहायक नदियों का मार्ग बदल दिया जिससे जल की आपूर्ति हो गई। और बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं भी हो सकती हैं। कई स्थानों पर बार बार बाढ़ आने से जीवन प्रभावित हुआ करता था। भूकंप भी देखने के लिए मिला। भौगोलिक हलचल ऐसा मान सकते हैं। भूकंप और धरातलीय हलचलों से नगरों को क्षति पहुंची होगी। मिट्टी की उर्वरता में कमी आ गई। लगातार खेती से मिट्टी की उर्वरता में कमी हो गई जिससे कृषि उत्पादन भी इनका घट गया, ये भी कारण हो सकता है। व्यापार का ह्रास, व्यापार में भी इनको नुकसान हुआ होगा। दूर दराज में व्यापार में कमी आई। आर्थिक तंत्र कमज़ोर हो गया होगा। आंतरिक कमजोरियां भी हो सकती हैं जैसे प्रशासनिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक असमानता जैसी चीज़ें भी रही होंगी। पतन धीरे धीरे ही थे। समृद्ध काल जो इनका रहा है वो समृद्ध, जो उन्नत कृषि व्यवसाय और शिल्प का विकास हुआ था, और पतन में धीरे धीरे आगे जो बढ़ा तो यहाँ पे समस्याओं की भी शुरुआत हुई। आर्थिक सामाजिक असर पड़ा, नगरों का भी पतन हुआ, सभ्यता का धीरे धीरे अंत हुआ। पतन के जो परिणाम रहे वो बड़े बड़े जो नगर उजड़ गए और लोग छोटे छोटे गांवों में पुनः बसने के लिए चले गए। शिल्प, व्यापार और कला का पतन हुआ। शिल्प का ज्ञान लुप्त हो गया। सामाजिक और आर्थिक संरचना कमज़ोर होती चली गई। लोग कहाँ पे गए, तो यहाँ के जो लोग थे वो अलग अलग जो दिशाओं में चल गए। जैसे गंगा यमुना के दौरान वहाँ पे मैदानों क्षेत्रों में जाके कुछ बस गए, कुछ गुजरात, दक्षिण भारत आदि क्षेत्रों में जाकर बस गए और वहाँ किसी नई सभ्यताओं को जन्म दिया। क्या पूरी तरह नष्ट हो गई यह सभ्यता, तो यह सभ्यता पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। इसके कुछ तत्व आगे की संस्कृति में जारी रहे, जैसे खेती, शिल्प, कला, कुछ धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं देखने के लिए हमको आगे की सभ्यताओं में मिलती हैं। पतन के प्रमुख पुरातात्विक जो प्रमाण थे वो कई स्थलों पर बस्तियों का धीरे धीरे छूट जाना, पुराने भवनों का निर्माण जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलना, कच्चे बर्तनों एवं संसाधनों की गुणवत्ता में कमी, व्यापारिक वस्तुओं और मुहरों की संख्या में कमी, ग्रामीण एवं संस्कृत अवशेषों का बढ़ना। सभ्यता का अंत जो महत्वपूर्ण है वो पतन के कारण हमारी प्रकृति संतुलन, संसाधनों के उपयोग योजना के महत्व को समझ में आती है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति की अनदेखी और असंतुलन किसी भी समृद्ध सभ्यता के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए प्रकृति से तालमेल बैठा के रहना चाहिए। आगे हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत एक युग का अंत था, लेकिन
इसके मानव इतिहास को अमूल्य धरोहर दी, जो आज भी हमारी संस्कृति और ज्ञान का आधार बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए तथ्य और किसी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग स्टडी ब्लॉग्स चैनल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो स्टडी ब्लॉग्स चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।